In this video, we are going to learn about socio-religious reform movements in Bengal region of India. So let's begin. The first reformer that we are going to learn about is Raja Ram Mohan Roy. So इन्होंने क्या है, दो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी. ओके, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? आत्मीय सभा ये की थी इन्होंने 1814 में. ब्रह्मो समाज फॉर्म किया था 1828 में. ओके, अब इनके कुछ आइडियाज़ या जो आइडियोलॉजी थी राजा राम मोहन रॉय की, हम उन्हें डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट था, वो था आइडिया ऑफ मोनोथिज्म, डेट इज़ अगेंस्ट पॉलीथिज्म. ओके, तो मोनोथिज्म क्या होता है कि भाई बिलीव करते हैं इन वर्शिपिंग ओनली वन गॉड. ओके, सो सिर्फ एक ही भगवान में वर्शिपिंग की बात करते हैं. ऐसा नहीं है कि जैसे मंदिरों में ना बहुत सारी मूर्तियाँ रख लेते हैं या अलग अलग देवी देवताओं की एक साथ पूजा करने के अगेंस्ट में थे. और साथ ही अगेंस्ट थे आइडल्ट्री भी है. आइडल्ट्री मतलब मूर्ति पूजन. ओके, मूर्ति की पूजा करने के अगेंस्ट थे ये. कहते थे कि भगवान को जो है ना मेटाफिजिकल स्टेट में ही वर्शिप करना चाहिए, उनको कोई फॉर्म में या किसी इमेज के फॉर्म में नहीं करनी चाहिए वर्शिपिंग. कास्ट रिजिडिटीज़ के अगेंस्ट थे कि मतलब जो सोशल मोबिलिटी का एब्सेंस है ना, सोशल मोबिलिटी का एब्सेंस है, या जो अपर और लोअर कास्ट के बीच में हायरार्की है ना, उसके अगेंस्ट में थे. और रिचुअल्स के अगेंस्ट में थे कि भाई मीनिंगलेस रिचुअल्स जो हो रहे हैं, मतलब यज्ञ कर रहे हो आप किसी भी बात को लेके, है ना, इन सब के अगेंस्ट में थे. इनकारनेशंस में बिलीव नहीं करते थे. जैसे भगवान विष्णु के जो है, भगवान विष्णु जी के जो हैं 10 अवतार है ना, 10 अवतार, जैसे कि श्री राम है ना और कृष्ण. तो क्या कहते हैं कि भाई भगवान के इनकारनेशंस की वर्शिपिंग नहीं करते. ठीक है, ये कहते हैं कि भाई डायरेक्ट भगवान को एक ही फॉर्म में वर्शिप कीजिए आप, इनकारनेशन में नहीं करते. और इनका कर्म के ऊपर ना कोई स्टैंड नहीं था कंफर्म, कि मानते भी थे कर्म थ्योरी में और कि कभी कभी निग्लेक्ट भी कर देते थे कर्म को, है ना. तो कोई डेफिनेट स्टैंड नहीं था इनका. और हिंदुज़म को जो है ये प्योरीफाई करना चाह रहे थे, जैसे हमने देखा था सोशल, जैसे कास्ट रिलेटिव्स थे, रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, मोनोथिज्म पॉलीथिज्म के अगेंस्ट थे. तो इसके लिए जो है वेदास और उपनिषद का ही हेल्प लेते हैं. ठीक है, वेदास एंड उपनिषद की हेल्प लेते हैं हिंदुज़म को प्योरीफाई करने के लिए. और ये जो है इस चक्कर में जो है सपोर्ट करते हैं वेदांता फिलॉसफी को. वेदांता फिलॉसफी किसका पार्ट है? वन ऑफ द 6 कोर फिलॉसफी, है ना. इंडियन ट्रेडिशन में जो 6 कोर फिलॉसफीज आती हैं, जैसे योग आता है, न्याय आता है, संख्या आता है ना. तो ऐसे जो फिलॉसफीज थी उसमें से वेदांता को जो है राजा राम मोहन रॉय सपोर्ट करते थे. अगेंस्ट थे पॉलीगैमी. पॉलीगैमी मतलब जैसे कि मल्टीपल मैरिजेस के अगेंस्ट थे, कि एक हस्बैंड है ना और एक्स नंबर ऑफ वाइफ्स हैं, मतलब मल्टीपल वाइफ्स हैं. ठीक है, सती के अगेंस्ट में थे. तो इसके चक्कर में जो है गवर्नमेंट ने जो पास किया था ना एक्ट पास, सती एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1929. हाँ, सती एबॉलिशन एक्ट, सॉरी 1929 नहीं 1829, है ना. 1829 में जो सती एबॉलिशन कराया था वो इन्हीं के एफर्ट्स के द्वारा हुआ था. और वुमेन का जो इन्फीरियर स्टेटस था ना उसके अगेंस्ट में थे ये, कि भाई वुमेन्स को जो है स्टेटस जो है मैन के इक्वल होना चाहिए. ओके, अब कुछ जो है इनके जो सोशलिस्टिक है जो वेलफेयर मेजर्स थे, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रोपोगेट करते थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते थे, है ना. और एस्थेटिक विडोहुड को भी सपोर्ट करते थे. एस्थेटिक विडोहुड मतलब जैसे जैसे कोई किसी का हस्बैंड मर चुका है और वो वुमेन जो है साधु या संत के तौर पर अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है, तो जो है उसको ही सपोर्ट करते थे. जैसे वृंदावन में ना या मथुरा में आपने देखा होगा काफ़ी सारे ना विडो हाउसेज हैं, है ना, विडो हाउसेज हैं. तो इसी टाइप की लाइफ को सपोर्ट करते थे. अगर कोई विडो जो है एस्थेटिक लाइफ को अगर जीना चाहे तो वो जी सकती है. और ज़मींदार जो ऑपरेसिव प्रैक्टिस थी, जैसे आपने पढ़ा होगा ना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, कि जो ज़मींदार जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी थी कि भाई बहुत सारा टैक्स लेना, है ना. टैक्स मतलब ऐसा नहीं कि करेंसी में टैक्स, ग्रेन्स जो थे ना या इंडिगो वगैरह उगाने के लिए फोर्स करना, तो इन सब के अगेंस्ट भी थे. ये जो है गवर्नमेंट से कह रहे थे कि भाई एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को भी कम करना चाहिए. एक्सपोर्ट ड्यूटी कैसे? कि इंडिया से जैसे अगर कुछ आइटम जो है ना इंग्लैंड जा रहा है, तो उस पर जो है ना बहुत सारा वो लगा देते. गवर्नमेंट जो फ्री में बेचती थी. ठीक है, और वहाँ इंग्लैंड से कोई आइटम आता था तो उस पर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा देती थी. तो उसको रिड्यूस करने के लिए बात कही थी. तो रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होना चाहिए ये, है ना. एबॉलिश, सॉरी, हाँ ठीक है, नहीं ये सही है, रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, सॉरी वो कन्फ्यूज़न था.
तो रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ कैसे कि इंडिया से जो है ना रॉ मटेरियल तो वो बहुत चीप में ले जाते थे, ठीक है, उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इंडिया से जो अगर कोई फाइनल गुड जो यूरोप में मार्केट में भेजना चाहेगा ना, फाइनल गुड अगर यूरोपियन मार्केट में जाएगा तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था ब्रिटिशर्स ने, जिससे कि इंडियन जो प्रोडक्ट है ना वो यूरोपियन मार्केट में कॉम्पिटिटिव ही नहीं रहते। ओके, तो ये सही था, वो मैं पहले अर्लियर मिस्टेक क्लियर, आई एम सॉरी। और कंपनी के जो ट्रेडिंग राइट्स हैं उसको भी एबॉलिश करने की बात करते हैं, लेकिन ये तो कोई इसमें तो इन्हें कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं है। सर्विसेज के इंडियनाइजेशन की बात करते हैं कि जो जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज थी ना जो ब्रिटिशर्स ने कर रहे थे, जैसे जो अपर लेवल की थी वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए रजिस्टर्ड थी या ओपन थी, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा खास इन्हें सक्सेस मिलती नहीं है, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स आएंगे ना, सिविल सर्विसेज एक्ट, वो जो है चार्टर एक्ट 1853 वाला जो आएगा उसी में थोड़ा बहुत कुछ होता है, फिर ओपन कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है उसके बाद में 61 से। और सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं जुडिशरी से। ओके, और जो है ये कुछ ना फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन रिलेशन में भी कुछ वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि सपोर्ट करते हैं रिवोल्यूशन ऑफ नेपल्स। नेपल्स कहाँ पे था, ये इटली का पार्ट है। ओके, तो जो ये इटालियन यूनिफिकेशन आप पढ़ेंगे ना वर्ल्ड हिस्ट्री में, उसमें आता है नेपल्स, ठीक है। और जो इंग्लैंड जो है ना, आपको अभी पता होगा उसको ग्रेट ब्रिटेन जो कहलाता है, या सॉरी यूनाइटेड किंगडम। सो यूके का पार्ट तब आयरलैंड के ना दो पार्ट थे, एक नदर्न आयरलैंड और सदर्न आयरलैंड। अब जाके बना है मतलब साउथ वाला, तो वो है ना, तो उस पर जो ऑपरेशन हो रहा था आयरलैंड में, तो उसके अगेंस्ट में भी इन्होंने बहुत बोला था। तो लेकिन फिर आयरलैंड तो बहुत बाद में रिपब्लिक बनता है, मतलब ऐसा है कि ये आयरलैंड है ना, तो ये जो है यूके का पार्ट है, और जो नीचे वाला है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहलाता है, यानी कि डिफरेंट कंट्री है। ओके, और इन्होंने जो है, अब कुछ वर्क देख लेते हैं राजा राम मोहन राय का। तो इन्होंने जो है वेदास को जो है बंगाली में ट्रांसलेट किया था। ओके, वेदास का जो ट्रांसलेशन किया था किस लैंग्वेज में, बंगाली में। और साथ ही साथ राजा राम मोहन राय ने जो है डेविड हेयर की मदद की थी हिंदू कॉलेज बनाने के लिए 1817 में। कहाँ पे, एट कलकत्ता। ओके, आज की तारीख में क्या कहलाएंगे इसे, कोलकाता। सो डेविड हेयर ने जो है हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी 1817 में। सॉरी, राजा राम मोहन राय ने जो है डेविड हेयर की हेल्प की थी हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश करने के लिए। इन्होंने जो है इंग्लिश एजुकेशन पर भी फोकस था इनका, और वॉल्टेयर की फ़िलासफ़ी में भी बिलीव करते थे। वॉल्टेयर कहाँ पे आएगा, ये आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट होता है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट था ना, उसमें जो वॉल्टेयर की फ़िलासफ़ी काम आएगी। ओके, और राजा राम मोहन रॉय ने खुद 1825 में जो है वेदांता कॉलेज इस्टेब्लिश किया था, अगेन कोलकाता में, ठीक है। तो कलकत्ता में जो है इन्होंने वेदांता कॉलेज इस्टेब्लिश किया था 1825 में। और इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर जो थे, न्यूज़पेपर या जो डेलीज वैसे थे वीकली टाइप के, तो वो थे उनके संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी, मिरात उल अकबर और बंगाल गैजेट, ये इन तीनों से एसोसिएटेड थे। और साथ ही साथ 1821 में जो है कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी बनाते हैं विलियम एडम, जो है इसके लिए भी राजा राम मोहन रॉय सपोर्ट करते हैं। ओके, कलकत्ता, ये याद रखना, कोलकाता यूनिटेरियन सोसाइटी कौन बनाता है, विलियम एडम 1821 में। ओके, अब हम कुछ जो है डिटेल्स देखते हैं ब्रह्मो समाज से रिलेटेड। ओके, ब्रह्मो समाज जो थी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, तो जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो राजा राम मोहन रॉय ने जो है अपनी आइडियोलॉजी को प्रपोज किया गया था, जो हमने आइडियाज़ पीछे देखे ना उन सबको। अब क्या होता है, इसका ना बाइफर्केशन होता है दो विंग में। ओके, एक विंग कहलाती है आदि ब्रह्मो समाज, और एक कहलाती है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ओके, तो जो इसमें क्या था ना, जो आदि ब्रह्मो समाज जो है वो बनाते हैं अपने देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके, सो आदि ब्रह्मो समाज जो है वो बनाते हैं अपने देवेंद्रनाथ टैगोर जी। ओके, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है वो बनाते हैं केशव चंद्र सेन। तो इसको फॉर्मेशन का ये जो बाइफर्केशन हुआ है ना ब्रह्मो समाज का, उसका रीज़न यही है कि इन दोनों की जो आइडियोलॉजी में डिफरेंस आ जाता है। केशव चंद्र सेन जो है ना, जो ओरिजिनल ब्रह्मो समाज की टीचिंग थी उससे थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, मतलब वो चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करने लगते हैं। इसलिए जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है आदि ब्रह्मो समाज इस्टेब्लिश कर लिया था। ओके, अब देवेंद्रनाथ टैगोर जी से जुड़ी जो चीज़ है वो है ब्रह्म धर्म। ओके, ब्रह्म धर्म, ये क्या था, इन्होंने उपनिषद को जो है कंपाइल किया था। ओके, उपनिषद को कंपाइल किया था किसने, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, और वो क्या कहलाया था, ब्रह्म धर्म। केशव चंद्र सेन जो वर्क करते हैं वो थी, इन्होंने ना एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, उसका नाम था बम बोधनी
पत्रिका। ओके, क्या नाम था? बम बोधिनी पत्रिका। और इन्होंने जो है 1870 में जो है क्या इस्टेब्लिश किया था? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ओके, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर्म की थी इन्होंने। कब की थी? 1870s में। ओके, और इसने जो वर्क, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या था? ये था चाइल्ड मैरिज एक्ट को पास कराने में जो है इसने मेन रोल किया था। चाइल्ड मैरिज एक्ट जो पास हुआ था ना, कि भाई जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है उसको इंक्रीज़ किया गया था, तो इसमें जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ने हेल्प कंट्रीब्यूट किया था। अब जो होता है इसका भी बाइफर्केशन हो जाता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का। ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है आगे चल के इसमें भी एक विंग बनती है जो कहलाती है साधारण ब्रह्मो समाज। साधारण ब्रह्मो समाज जो है ये कौन बनाता है? तो आनंद मोहन बोस बनाते हैं। आनंद मोहन बोस, ये मॉडरेट लीडर्स होते हैं जो ना आगे आईएनसी रिफॉर्म में आपको पता चलेगा। ओके, तो और शिवचंद्र देव बनाते हैं इसको। शिवचंद्र देव, आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव एंड आरसी दत्त। ओके, ये भी जो है मॉडरेट लीडर है। तो ये तीनों मिलकर जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? साधारण ब्रह्मो समाज। ओके, अब हम आगे देखते हैं। जो अगले हमें रिफॉर्मर है वो है हेनरी विवियन डेरोजियो। तो ये जो है टीचर होते हैं और जो स्टार्ट करते हैं, ये क्या स्टार्ट करते हैं? यंग बंगाल मूवमेंट। ओके, यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं 1820s में एंड 30s के अराउंड तक ये चलता है। तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने जो है यंग बंगाल मूवमेंट की स्टार्ट करते हैं। और इनकी जो आइडियोलॉजी या जो वर्किंग थी वो क्या थी? थिंक फ्री एंड रैशनली, क्वेश्चन करने की बात करते हैं सभी अथॉरिटी को। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? एक तरीके का साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलपमेंट करने की बात करते हैं, साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात करते हैं, रैशनैलिटी की बात करते हैं, है ना। और बात करते हैं कि भाई जो भी अथॉरिटी है आपको उन सबको क्वेश्चन करना चाहिए। ये मैंने लव एलियफ लिखा है, तो मतलब ये जो है बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो है इन्फ्लुएंस थे। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस थे। और एलियफ कुछ नहीं है, ये है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के आइडियाज़। ठीक है, तो इसको जो है वो प्रमोट करते हैं। और जो है कस्टम्स थे ना, वही सोशल इल्स वगैरह के अगेंस्ट में थे। ओके, वुमेंस के राइट्स को जो है ये लोग सपोर्ट करते थे। और जो है ये ना टॉट करते थे हिंदू कॉलेज में। ओके, हिंदू कॉलेज कहाँ पे बना था? कलकत्ता वाला जो बना था ना, उसमें जो ये पढ़ाते थे। और इन्होंने जो है एडिट किए थे न्यूज़पेपर्स जो उनसे एसोसिएटेड है, वो इंडियन गैजेट एसोसिएटेड है, हेस्पेरस एसोसिएटेड है। ओके, हेस्पेरस एंड इंडियन गैजेट, ये आपको याद रखना है। अगले रिफॉर्मर जो है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, तो ये जो है इन्होंने ब्लेंड किया था इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट को। ओके, और हाई मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, डीप ह्यूमनिस्ट हैं। तो जो है आप जो है इनके बारे में जो अगर समराइज़ करना चाहें तो ये था कि भाई इन्होंने जो इंडियन और वेस्टर्न थॉट थे, जैसे जो स्वामी विवेकानंद जी है ना, वो बाद में यही चीज़ को रिपीट करेंगे। स्वामी विवेकानंद वो कहते हैं कि इंडियन स्पिरिचुअलिज्म को वेस्टर्न मटेरियलिज्म से कंबाइंड करना चाहिए, तब जाके हम जो है एक मीनिंगफुल लाइफ जिएंगे। ओके, सो ये भी जो है ईश्वरचंद विद्यासागर जी जो है वो भी यही सेम चीज़ कहेंगे, ब्लेंड करते हैं इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट को। हाई मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ऐसी वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और इन्होंने जो है ब्रेक की थी प्रीस्टली मोनोपोली। प्रीस्टली मोनोपोली क्या? बेसिकली जो प्रीस्ट जो अपर कास्ट है ना, अपर क्लास जो है, मतलब क्लास नहीं हुआ इंडियन कंटेक्स्ट में तो कास्ट होगा, तो जो अपर कास्ट है ना ब्राह्मण्स वाली, उसकी मोनोपोली को ब्रेक की थी। वो कैसे की थी उन्होंने? जो संस्कृत कॉलेज है ना वो नॉन ब्राह्मण्स के लिए ओपन कर दिया था। तो संस्कृत कॉलेज जो कलकत्ता में था ना, ओके, संस्कृत कॉलेज जो कलकत्ता में है उसमें जो नॉन ब्राह्मण्स को भी उन्होंने एडमिशन देने स्टार्ट कर दिए थे। और ये उन्होंने कैसे किया था कि भैया संस्कृत कॉलेज के जो है प्रिंसिपल खुद थे, तो उन्होंने अलाउ किया था। और ये जो है लिबरल सपोर्टर थे विडो रीमैरिज के। ओके, विडो रीमैरिज की बात करते थे ये, और अगेंस्ट थे चाइल्ड मैरिज के एंड पॉलीगैमी के। ठीक है, पॉलीगैमी मतलब मल्टीपल मैरिजेस। चाइल्ड मैरिज आपको पता था उस टाइम जो था लगभग 14 से नीचे की जो है अपोज कर रही थी मैरिज को। और ये तो मैंने आपको बताई कि भाई प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज के, और उन्होंने प्रिस्टली मोनोपोली को ब्रेक किया था नॉन ब्राह्मण्स को एंट्री देकर। और ये जो है बैथुने स्कूल से भी एसोसिएटेड थे, और ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहा। और बाकी जो इनके जो न्यूज़पेपर या जो एडिटोरियल्स या जो वर्क जो उनका था वो सोम प्रकाश में मिलता है।
ओके। सर्व शुभंकारी पत्रिका है, सर्व शुभंकारी पत्रिका, ओके, सर्व शुभंकारी पत्रिका, इससे से भी एसोसिएटेड थी, सोम प्रकाश से तो थी, और हिंदू पैट्रियट। तो ये जो 3 न्यूज़पेपर या जो एडिटोरियल्स हैं वो इनसे कनेक्टेड थे, ये आपको याद होने चाहिए, प्री के लिए डायरेक्ट फैक्चुअल नॉलेज है। अब हम बात करते हैं राधाकांत देव की। तो ये जो है स्टेटेड क्वेस्ट थे, ओके, स्टेटेड क्वेस्ट थे सोशियो रिलीजियस मैटर्स में। तो बेसिकली ये क्या है कि जो हाँ स्ट्रिक्ट फॉलोअर थे, मतलब आप इनको हिंदू ऑर्थोडॉक्सी से एसोसिएट कर सकते हैं, इनकी आइडियोलॉजी को हिंदू ऑर्थोडॉक्सी से। जैसे जो बंगाल में जो राजा राम मोहन रॉय था या ईश्वर चंद्र विद्यासागर के को ना ये अपोज कर रहे थे डायरेक्टली, इसके लिए ना धर्म सभा इस्टेब्लिश करते हैं 1830 में। धर्म सभा जो है 1830 में इस्टेब्लिश करते हैं, इसलिए कि भाई जो हिंदू जो कोर आइडियाज़ है ना हिंदुज़म के, उस पर जो बैक किया जा सके। तो स्टेटस के थे राधाकांत देव। ओके, नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती। ये सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है अगर आप सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने जो है आर्य समाज की इस्टेब्लिशमेंट की थी, आर्य समाज की इस्टेब्लिशमेंट की थी, और जो है दयानंद एंग्लो वैदिक या जैसे डेव कॉलेजेस कहते हैं उसकी इस्टेब्लिश की थी 1886 में एट लाहौर। और इंडिया में भी जो है आज आर्य समाज के जो है वो डेव कॉलेज स्कूल या कॉलेजेस जो हैं आज भी वर्क करते हैं। और इन्होंने जो शुद्धि मूवमेंट किया था, शुद्धि मूवमेंट कैसे एसोसिएटेड था, जो मुस्लिम्स है ना उनको जो है कन्वर्ट कर रहे थे ये हिंदुज़म में। ये कौन से मतलब मुस्लिम्स थे जो कि पहले मतलब हिंदू थे, फिर उनको जो फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ होगा मुस्लिम्स में, तो जो है उनको वो बैक करवा रहे थे, तो यही शुद्धि मूवमेंट कहलाता है। ओके, और इन्होंने एनविजेस की थी क्लासलेस कास्टलेस सोसाइटी। ओके, कि भाई कोई क्लास नहीं हो, मतलब क्लासलेस कैसे कि जो इकोनॉमिक कैपेसिटी के बेसिस पे ना आप जो है अपर या लोअर क्लास के बीच में है ना, और मिडिल क्लास वगैरह ऐसी कुछ कोई क्लास नहीं होनी चाहिए। क्लासलेस क्या कहते हैं, और कास्टलेस कैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट ब्राह्मण क्षत्रिय इस टाइप के डिवीज़न नहीं होने चाहिए। ये भी जो है राजा राम मोहन रॉय की तरह वैदिक लर्निंग पे फोकस करते हैं, ठीक है, और रिवाइव करते हैं वैदिक लर्निंग को, ठीक है, रिवाइवल करते हैं वैदिक लर्निंग का, वैदिक प्योरिटी की बात करते हैं रिलीजन की। ओके, और इन्होंने जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को अटैक किया था, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, उस पर भी अटैक किया था इन्होंने, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, आइडल्ट्री के अगेंस्ट थे, पॉलीथिज्म के अगेंस्ट थे, मैजिक में जो बिलीव करते हैं ना काला जादू वगैरह, तो इसके अगेंस्ट भी थे वो। ओके, एनिमल सेक्रीफाइसेस के अगेंस्ट थे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लिबरल फिलॉसफी थी। ये था कि हाँ हिंदुज़म पे इनका फोकस था, वो अच्छी चीज़ थी कि भाई जो है आप वैदिक लर्निंग को फोकस कर रहे थे, वैदिक प्योरिटी की बात कर रहे थे रिलीजन की, और जो सोशल इशूज़ या जो सोशल इल्स सोसाइटी में उसके अगेंस्ट थे, जैसे ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, आइडल्ट्री के अगेंस्ट थे, पॉलीथिज्म के अगेंस्ट थे, है ना। और ये जो पेपर जो उनसे जुड़े वो सत्यार्थ प्रकाश, ये अब इम्पोर्टेंट है, जो प्री के लिए फैक्चुअल नॉलेज है वो है सत्यार्थ प्रकाश के लिए, और वेद भाषा भूमिका से एसोसिएटेड थी। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।